Hi everyone. Request the team to call other patients also who can join. Masira ji, good afternoon. Good good afternoon. So Dr. Ashay is also joining. Maybe we can take because he has OPD. So maybe like we can take the questions first and then we can start our session on the nutrition if it's okay to everyone. So a quick survey, who all are waiting for the transplant? Can you raise your hand? Or can chat put it in the chat box. ओके, अक्षय जी आप ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, और कोई है? ओके, भावना जी यूर देयर, वी कांट हियर यू। भावना जी यूर देयर? हाँ, यस। So there were some questions in the support group for Dr. Ashay. If you can please post them on the chat here. So because Dr. Saab has to leave for the OPD, in between he has taken a break. So grateful to him. Yes, Anil ji is there. Anil ji is also waiting for the transplant, I guess. Yes. So, Dr. Ashay, if I can request you to, be online. So, जिन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो सपोर्ट ग्रुप है ये हमने फॉर्म किया है कुछ महीनों पहले। और इसके पीछे हमने काफ़ी सारा बैकग्राउंड पे काम किया था। डॉक्टर आशय ने काफ़ी सारा गाइडेंस हमें दिया है। ही हैज़ बीन मेंटरिंग अस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. He has been guiding us on certain things, that how do we make it more successful support group, and how do we kind of address people's problems during pre and post transplant. And so, Dr. Saab, I would request, just to share the feedback with Dr. Asher, like we have a small support group wherein, people across the country, they are joined in, and they, most of them are either survivor, or they are waiting for the transplant, or they had been Okay. newly diagnosed. And Yeah. they have a lot of queries. Of course, हम जानते हैं कि cancer and especially AML is a very critical and complex, Yes. बीमारी. तो आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन गिव अ ओवरव्यू ऑफ AML, इसके जो सक्सेस रेट्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास आज, और कैसे आप काम करते हैं इसमें फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, एंड देन वी टेक द Yes. क्वेश्चन. या सो बेसिकली अगर हम लोग देखे जाए एमएल इज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होता है लिम्फोमा, दूसरा होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में भी वापस से दो सब टाइप्स है, जिसको हम लोग एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं, या एएमएल एंड एएलएल, ऐसे दो होते हैं। सो नॉर्मली जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है उसमें वापस से हम लोग अगर क्लासीफाई करने जाएंगे तो एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। और ये जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है, तो इसमें कैसे होता है कि जो प्राइमरी ल्यूकेमियाज होते हैं वो किसी और बीमारी के ऊपर नहीं। सेकेंडरी ल्यूकेमिया में बोन मैरो पहले ही बीमार या क्षतिग्रस्त रहता है, मतलब इट इज ऑलरेडी डैमेज, एंड उसके बाद में ये डेवलप होने लगता है। तो कैसे कि एएमएल में जैसे हम लोग कोई भी कैंसर है तो उससे पूछे स्टेज कौन सा है, सो कि स्टेज वाइज उसका आउटकम होता है। तो एएमएल में स्टेजिंग नहीं होता है, समथिंग कॉल्ड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, यानी लो रिस्क होता है, इंटरमीडिएट रिस्क होता है और हाई रिस्क होता है। सो लो एंड इंटरमीडिएट रिस्क ये जो होता है क्लासिफिकेशन हाई रिस्क, ये मेनली डिपेंड होता है कि जो मतलब ब्लड में ऐसे क्या जेनेटिक एबनॉर्मिटी हो गई जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो जो लो रिस्क एएमएल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको सिर्फ केमोथेरेपी काफी हो जाती है। सो उसमें हम लोग नॉर्मल कैरियोटाइप पकड़ते हैं, या एक ट्रांसलोकेशन 821 है, या कुछ एबनॉर्मलिटीज है जेनेटिक। और दूसरा एक होता है कि जैसे पहले महीने की ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाती है तो एमआरडी निगेटिव हुआ है क्या, मतलब बीमारी पूरी तरह से गई है क्या। अगर ये दोनों चीजें है तो पेशेंट को सिर्फ केमोथेरेपी दी जाती है, एंड वी पुट हिम अंडर ऑब्जर्वेशन। जो इंटरमीडिएट रिस्क होते हैं उनको हम लोग थेरेपी देते हैं, उसके बाद में अगर वो उनका बीमारी पूरा चला गया तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है। जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें हाई रिस्क फीचर्स होते हैं, जो हम लोग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में बोलते हैं, या जिनकी बीमारी गई नहीं है फर्स्ट ट्रीटमेंट कोर्स के बाद में, ये एमआरडी पॉजिटिव जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे जो पेशेंट रहते हैं, या जो दूसरे होते हैं जो सेकेंडरी एमएल यानी बोन मैरो ऑलरेडी कोई बोन मैरो में कोई बीमारी, जैसे हम लोग एमडीएस कहते हैं, माइलोडिस्प्लासिक सिंड्रोम, या और कोई पहले कैंसर था जिसकी वजह ट्रीटमेंट की वजह से बोन मैरो डैमेज हुआ है, ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो होता है इसको सेकेंडरी एमएल बोलते हैं।
जहाँ पे केमोथेरेपी अकेले सफिशिएंट नहीं होता है, यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना आवश्यक हो जाता है। तो एएमएल जैसे मैं सारे कैंसर ट्रीट करता हूँ, उसमें एएमएल की जो ट्रीटमेंट है सबसे ज्यादा इंटेंसिव होती है या लेबोरियस से होती है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इट इज कॉस्टली ऑल्सो। मतलब अगर अब मैं सिर्फ केमोथेरेपी की बात करूंगा तो एक 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है 4 से 6 महीने में। और जिनको ट्रांसप्लांट लगता है, उनमें ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कौन है, जिसमें ट्रांसप्लांट के सबसे कॉमनेस्ट डोनर होते हैं भाई बहन, जो अपने से कंप्लीटली एचएलए मैच, जैसे अपना ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप, वैसे ट्रांसप्लांट के लिए एचएलए ग्रुप होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का ग्रुप मैच होना जरूरी है। उसमें 10 स्पॉट्स होते हैं, 10 में से कितने स्पॉट्स मैचिंग होते हैं उसके ऊपर में सक्सेस डिपेंड करता है। तो अगर कंप्लीटली एचएलए मैच अगर भाई बहन है तो भी 25 to 30 लाख एक्सपेंडिचर होता है। और अगर हाफ मैच कर रहे हैं या तो फिर कहीं नया डोनर हम लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे जिसको हम लोग मैच अनरिलेटेड डोनर कहते हैं, जब कभी भाई बहन नहीं है। एंड अभी ये प्रॉब्लम काफी होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द किड्स आर सिंगल या न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, तो इसमें ये तो प्रॉब्लम और ज्यादा दिखाई देता है कि जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि डोनर अवेलेबल नहीं है। तो मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो क्या, तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ से अपने को डोनर मिल रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट वाइज डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सक्सेस रेट्स की, तो एएमएल जो होता है लो रिस्क में, इसका सक्सेस रेट 60% के करीब रह सकता है। मतलब 60% सक्सेस रेट, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ अभी बीमारी कंट्रोल नहीं, 5 साल के एंड में क्या, तो 5 साल के एंड में ऑलमोस्ट 60% पेशेंट जो होते हैं वो अच्छी तरह से रह सकते हैं। वही इंटरमीडिएट या हाई रिस्क में जाओ तो ये सक्सेस रेट है 30 to 40% पे ड्रॉप हो जाता है। जी और डॉक्टर साहब पोटेंशियल साइड, मेरे ख्याल से एशिया ने क्वेश्चंस जो हमारे सपोर्ट ग्रुप में अक्सर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं यहाँ पे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इफ़ यू कैन प्लीज आंसर देम। लाइक यस यस डेफिनेटली। एक सवाल होता है लोगों का कि व्हाई डिड आई गेट एएमएल, आर देयर एनी नोन कॉजेज और रिस्क फैक्टर फॉर इट? सो यूजुअली हम लोग बाकी जैसे कैंसर है, जैसे लंग कैंसर हो गया या अदर कैंसर जैसे होते हैं, वहां पे एक स्पेसिफिक वजह होती है। जैसे स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल हो गया, एएमएल के एज सच वजह नहीं होती है। एएमएल में हम लोग जब भी ट्रीट करते हैं तो वहां पे कोई वजह नहीं होती है। बट हाँ, हम लोग जेनेटिकली ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ब्लड में ऐसे क्या जेनेटिक चेंजेस आए जिसकी वजह से ये कैंसर हो गया। लेकिन ऐसे कोई पिन पॉइंट वजह नहीं होती है। हाँ, जब सेकेंडरी एएमएल होता है जो, बट वो यूजुअली दिखता है 60 साल के ऊपर जिनकी उम्र होती है उनमें दिखता है, जहाँ पे बोन मैरो ऑलरेडी क्षतिग्रस्त हो गया किसी वजह से, और कुछ बीमारी हो गई जिसके ऊपर में एएमएल डेवलप हो गया, वैसे रहता है। बट अदरवाइज कोई ऐसी ठोस वजह नहीं है जिसकी वजह से एएमएल होता है। ओके और डॉक्टर साहब क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम लोग ध्यान में रख सकते हैं या शक कर सकते हैं कि ये इसका इलाज, मतलब अगर हमको पता हो कि ये हो सकता है तो हम उसका इलाज जल्दी ढूंढें और रिकवरी जल्दी हो सके? हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर आपको कमजोरी लग रही है, बुखार है जो 7 दिन से ऊपर है, जिसमें कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, या कहीं पे भी ब्लीडिंग होने लगी, जैसे नाक से ब्लीडिंग हो रही है, दांत से ब्लीडिंग हो रही है, या स्किन पे ब्लीडिंग के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत अपना सीबीसी करवाए। गुड सीबीसी विल गिव यू अ क्लू। ऐसे कोई आपको बड़े रिपोर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे कहते हैं या हीमोग्राम कहते हैं। आप अच्छी लैब से अगर हीमोग्राम करवाते हैं तो 80 से 90% लोगों का जो बीमारी है पकड़ में आ जाता है। तो अगर जैसे आप रेगुलर टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे 40 से ऊपर आपने रेगुलरली ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना चाहिए, अगर वो वैसे करते हैं तो उसमें आप सिर्फ कंप्लीट हीमोग्राम भी कर ले तो भी उसमें ये पकड़ में आ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई टेस्ट नहीं जिसको हम लोग एक प्री बीमारी के स्टेज में रोक सके। जैसे अभी मैमोग्राफी होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जिसमें हम लोग उसको जल्दी वाले स्टेज में रोक सकते हैं, या पैप्समियर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वैसे एएमएल में के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आपको कोई भी सिंपल, जैसे मैंने सिम्टम बताए, जहाँ पे बुखार है, वेट लॉस हो रहा है, या कोई बड़ी तकलीफ हो रही है, इसमें अगर आप सिंपल सीबीसी भी करते हैं तो शायद आप इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ में लेके आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो कीमोथेरेपी को लेकर सब लोग डरते हैं। और हमारे ग्रुप में अक्सर, मतलब जो जो भी नया पेशेंट ऐड होते हैं हमारे ग्रुप में या जो नए मेंबर्स ऐड होते हैं, उन सबके कॉमन क्वेरीज होते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं इसके, क्या पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे मैनेज होते हैं और ये कब ठीक होते हैं, कब जाएंगे, क्या ये परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं? तो जैसे हम लोग केमोथेरेपी की बात करते हो, दो दो चीजों में डिपेंड है, केमोथेरेपी और ट्रांसप्लांट जैसे है।
तो केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे केमोथेरेपी के 4 से 6 हफ्ते में चले जाते हैं, जैसे लास्ट पीरियड होता है, तो उसके मेन साइड इफेक्ट है जैसे बाल जाना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग डरे हुए रहते हैं उसके लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, या हीमोग्लोबिन कम होना, ब्लड WBC कम होना, प्लेटलेट कम होना, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ ब्लड के कैंसर यानी ब्लड के अगेंस्ट डायरेक्टेड है, तो वो सारे इफेक्ट्स हो दिखने ही होते हैं। कुछ लोगों में हम लोग देखते हैं कि जैसे इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, या पेशाब में इन्फेक्शन हो गया। सो AML की आप ट्रीटमेंट देखें तो शुरुआती जो 4 से 6 महीने काफी इंटेंसिव होते हैं, मतलब जहाँ पे आपको इधर शुरुआती 1 से 1.5 महीने अस्पताल में एडमिट रहना पड़ सकता है, या जो है बार बार भी आना जाना पड़ता है, जो भी बाद की का भी ट्रीटमेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो दूसरे तीसरे साइकिल में इतना हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है। लेकिन अभी कैसे हो कि जैसे ओल्ड एज है, मतलब 60+ है, या कोई बीमारियां है, या पेशेंट का बॉडी ज़्यादा फिट नहीं है, तो ओरल टैबलेट के फॉर्मेट में भी इसका ट्रीटमेंट आ चुका है, जिसको हम लोग एक अजासाइट्रिन या वेनेटोक्लाक्स करके दवाइयां हैं। तो ये जो 2 दवाइयां हैं, ये जो इन्होंने थोड़ा सा चेहरा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करते हैं, किसी पेशेंट को जो पहले से न्यूमोनिया है, या उनकी बॉडी फिट नहीं केमोथेरेपी लेने के लिए, तो इसको हम लोग, इनको कहते हैं हम लोग हाइपोमिथाइलेटिंग एजेंट या टारगेटेड एजेंट्स, ये हम लोग दे के भी AML में ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम लोग देखा जाए तो जो भी ये साइड इफेक्ट्स है, वो ट्रीटमेंट खत्म होने के 6 हफ्ते से लेके 9 हफ्ते के बाद में टोटल पूरी तरह से चले जाते हैं, और आप एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हो। और लेकिन जो ट्रांसप्लांट रहता है, ट्रांसप्लांट जब भी हम लोग करते हैं, तो ट्रांसप्लांट का जो साइड इफेक्ट्स है, वो करीबन ट्रांसप्लांट के बाद भी 1 आध साल तक रह सकते हैं। मतलब ट्रांसप्लांट जब भी होता है किसी का AML के लिए, तो एक नॉर्मली जिंदगी में जाने के लिए औसतन 9 महीने से 1 साल लग सकता है। इसकी वजह यह है कि एक नई सिस्टम पूरी बॉडी में आ जाती है, और ये सिस्टम में क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम भी होती है, जो अपने बॉडी को आइडेंटिफाई करती है कि ये बॉडी फॉरेन है, और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है कैंसर के साथ में, जिसको हम लोग ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कहते हैं। और ये जैसे भाई बहन डोनर है या नॉन डोनर है, और कंप्लीटली मैच है, तो ये होने का चांसेस कम होता है, फिर भी हो सकता है। मतलब जब भी फुल्ली मैच रहते हैं, तो भी इसका चांस 15 से 20% रहता है। तो ये कितना मैचिंग है या कुछ तकलीफ हुई, उसके ऊपर में इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। लेकिन ट्रांसप्लांट अगर मैं किसी का करता हूँ, तो जैसे मतलब ट्रीटमेंट की शुरुआत से सिर्फ केमोथेरेपी जिसको लगती है, वो ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने में अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकता है। वही ट्रांसप्लांट जब करते हैं, तो वही नॉर्मल जिंदगी में जाने के लिए 1 से 1.5 साल लग सकता है। ओके। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार सवाल ये होता है कि जैसे आपने बताया कि मतलब ट्रीटमेंट जो है लंबा चलता है, तो कितना या लंबा चलता है ये ट्रीटमेंट यूजुअली, अगर कीमोथेरेपी की बात करें? क्या क्या मतलब कई सारी चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको पहले कीमो दिया, फिर ट्रांसप्लांट किया, फिर उसके बाद कुछ और ट्रीटमेंट उनके चालू होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ कीमो दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इनको बहुत छोटी साइकिल कीमो दी जाती है, उसके बाद तुरंत ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, मतलब किस किन चीज़ों पे, मतलब पहले तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किन को क्या सूट तो होता या है? हाँ, तो जिसमें कैसे होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि बेसलाइन में हम लोग जैसे स्टेजिंग जैसे होता है कैंसर का स्टेज, वैसे यहाँ पे रिस्क स्ट्रेटिफाई करना होता है। अगर लो रिस्क है, तो जो केमोथेरेपी होता है उसका औसत समय 4 से 6 महीने होता है। अगर वही इंटरमीडिएट रिस्क हो, तो कुछ कुछ जैसे चीजें होती है वहां पे केमोथेरेपी दी जाती है 4 से 6 महीने, और कुछ टारगेटेड एजेंट जो होते हैं वो 18 महीने तक दिए जा सकते हैं, जो टैबलेट के फॉर्मेट में वगैरह हो सकते हैं, जिसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। सवाल जब आता है जब हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क मतलब इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव ओनली टू केमोथेरेपी, तभी आपको पहले केमोथेरेपी देनी पड़ती है 2 से 3 साइकिल्स, जिसमें आप पूरी तरह से बीमारी को कंट्रोल कर लेते हो, एंड देन यू प्लान बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या जो उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। फिर क्या होता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट ना हो करके जो दवाइयाँ चलती रही थी, वो कम से कम 6 से 9 महीने चलती है, जो टैबलेट के फॉर्मेट में, इंजेक्शन के फॉर्मेट में हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे करके, एंड डन उसके। तो इसलिए बोला कि अगर सिर्फ केमोथेरेपी का इलाज रहेगा, तो 6 महीने एवरेज ट्रीटमेंट टाइम होता है, और अगर वही ट्रांसप्लांट रहेगा, तो 1.25 से 1.5 साल पूरा ट्रीटमेंट का जो होता है पीरियड हो सकता है। ओके। और वैसे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें पहले बताई हैं कि कितने प्रतिशत लोगों में सक्सेस रेट होने की संभावना होती है, किस तरह का मैच बेटर होता है। डॉक्टर साहब, एक दो दो बड़े सवाल हैं जो हमको कॉमन ऐसे पूछे जाते हैं। एक तो जो है खाने को लेकर, वैसे हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट हैं मसीरा जी, वो भी आंसर देंगी। बट क्लिनिशियन पर्सपेक्टिव से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता है या सब कुछ खाना चाहिए? तो यूजुअली ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को जैसे भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या और कोई बीमारी है, तो हम लोग कहते हैं कि वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान करे।
हमारे तरफ से दो ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि हम लोग कहते हैं कि पकी हुई चीजें खाए हुए ना, मतलब जो चीजें कुक की हुई है, पकाई हुई है, वही चीजें खानी है, प्रिफरेबली फ्रेश खाना है, मतलब जैसे फ्रीज में स्टोर किया है वगैरह ऐसे नहीं खाना है, एज फ्रेश एज पॉसिबल। एंड मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बाहर का कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है ट्रीटमेंट के दौरान, इन्फेक्शन होने के दो मेन रूट होते हैं, हवा और खाना पीना। तो हवा पे अपना कंट्रोल ज्यादा है नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि कहीं पे भी जैसे रश वाले, मतलब क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड कीजिएगा। अगर जाना बहुत ही मैंडेटरी है तो N95 मास्क यूज करना है, या यू मेंटेन हाइजीन, सैनिटाइजर यूज करना वगैरह ऐसे। बट खाने पीने में तो अपना पूरी तरह से कंट्रोल होता है, तो पानी वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए। आजकल तो मोस्ट ऑफ द घरों में तो प्यूरीफायर होता ही है, पर फिर भी हम लोग कहते हैं अगर वो नहीं है तो पानी उबाल के ठंडा करके आप स्टोर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग अभी बताते रहते शुगर नहीं खाना चाहिए, या फैटी चीजें मत खाओ, या नॉनवेज मत खाओ, ऐसा नहीं है। हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये बिल्कुल ही हानिकारक होता है, पर आप हर चीज एक मॉडरेशन में खाते हैं। आपके खाने में एटलीस्ट एक फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, सलाद होनी चाहिए जो अच्छी तरह से धोए हुए, मतलब मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रूट्स का छिलका निकाल के हम लोग खाते हैं, वैसे फ्रूट सिलेक्ट करो, क्योंकि वो ना खराब नहीं होता है ऐसे। एंड थिंग इज दैट कि एटली प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं कि आप नॉनवेज ही खाओ, या ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं जिसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। बट वही बताने की कोशिश करूंगा, सिर्फ ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डाइट, क्योंकि वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है आपके डेली वर्कआउट के लिए, और जो रिपेयर प्रोसेस है उसके लिए भी। सो एक अच्छा न्यूट्रिशन होना जरूरी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सिंपल वॉक, ब्रीदिंग या मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। सो दैट विल इंश्योर कि मेरा पेशेंट एक्टिव भी है, नंबर वन। और दूसरा चीज ये इंश्योर करता है कि जैसे अपना लंग फंक्शन या हार्ट फंक्शन उसको भी मेंटेन करता है। सो सिर्फ ट्रीटमेंट में दवाइयाँ नहीं होती है, दवाइयों के बियॉन्ड न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ जिसे हम लोग कहते हैं, yoga, some sort of breathing exercises, and if they interact with the people, family, I think that is more vital than सिर्फ medicines. जी डॉक्टर साहब, नई पद्धतियों में जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट खुद काफी समय से हो रहा है, हम लोग अभी जीन थेरेपी के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या एएमएल में कुछ कारगर है, या आने वाले समय अब में आपको लगता है कि कुछ नई चीजें आएंगी? और सो अगर मैं बात करना चाहूंगा तो अभी आप देखेंगे तो एएमएल का जो काउंटर पार्ट है एएलएल करके, और लिम्फोमा, वहां पे कार्टी सेल करके नई थेरेपी आ चुकी है, और वो कारागर भी साबित हो रही है। लेकिन एएमएल का प्रॉब्लम ये है कि एएमएल बहुत हेट्रोजीनियस डिजीज है। मतलब एएमएल एक बीमारी है, एएमएल मतलब बहुत सारी बीमारियां एक बीमारी के अंडर क्लब की हुई है, जिसमें हम लोग अभी जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जेनेटिक चेंज। तो यहाँ पे भले ही कार्टी नहीं आई हो, बट कुछ नई दवाइयाँ आई है, जैसे हम लोग FLT3 ITD, पहले हम लोग उसको हाई रिस्क मानते थे, अब उसके लिए नई दवाई आई है, जिल्टरटिनिब करके आई है, जो पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो वैसे आई है। तो अभी ऐसे हो रहा है कि हम लोग इसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की तरह बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस एएमएल की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या है, जिसके लिए जेनेटिक टेस्ट करते हैं, एंड उसके हिसाब से हम लोग उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसप्लांट की बात करूंगा तो ट्रांसप्लांट एएमएल का हमेशा एक मेन ट्रीटमेंट रहा है, पर उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस आए। मतलब पहले कैसे होता था सिर्फ भाई बहन से मैच, अभी मैच अनरिलेटेड डोनर है, और उसमें भी उसकी टॉक्सिसिटी कम हो इसलिए अलग अलग हम लोग टी सेल डिप्लीशन या टी सेल रेप्लीशन या बहुत सारे और सपोर्टिव केयर आए, जिसकी वजह से उनके सक्सेस रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कार टी सेल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें लेके आए क्या। बट उसका प्रॉब्लम यही आ रहा है कि एएमएल बहुत ही हेट्रोजीनियस बीमारी है, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको पिन पॉइंट टारगेट करने के लिए मुश्किल होती जाती है। जी थैंक यू सर। एक सवाल है अक्षय सूर्यवंशी जी का, जो ट्रांसप्लांट के लिए वेटेड हैं। और मीनवाइल जब भी मैं सर से बात कर रहा हूं, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो प्लीज़ यहाँ पे टाइप कीजिए। इनका सवाल है डॉक्टर साहब कि कॉम्प्रिहेंसिव पैनल में जो है डीएनए म्यूटेशंस आर RUNX1 है, exon 4, RUNX1 exon 6, DNMT3A exon 23, IDH1 exon 4, KRAS exon 2, and NRAS exon 2. Overall features are suggestive of AML. above म्यूटेशन का रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है? अभी आप जैसे मेरे ख्याल से बता रहे थे कि नहीं, इसे देखिए, तो जो वही होता कि इसे इतने म्यूटेशन से ये पता करना मुश्किल है, इस चीज इंडिपेंडेंटली ये होता है। सो इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना हमें पड़ता है बेसिकली, कि बोन मैरो में क्या था,
वेदर इट वाज अ प्राइमरी या सेकेंडरी, क्योंकि डीएनएमटी वगैरह जो हम लोग देखते हैं एमडीएस वगैरह में होते हैं। तो बोन मैरो की बेसिक मॉर्फोलॉजी क्या थी, तो सिर्फ म्यूटेशन एनालिसिस नहीं होता है, बोन मैरो की बेसिक मॉर्फोलॉजी क्या थी, सेकेंडरी था या प्राइमरी ल्यूकेमिया है या नहीं है। कैरियोटाइपिंग यानी जो हम लोग जैसे अपना क्रोमोसोम का कैरियोटाइप, ये जो है ये एनजीएस का रिपोर्ट है इनका ये। तो जी बेसलाइन सर। में क्या था बीमारी का स्तर, और जैसे अभी एक अगर साइकिल वगैरह कुछ हुआ है तो एमआरडी क्या है। तो इन सारी चीजों पे मतलब सिंगल पिन पॉइंट रिस्क नहीं होता है इसमें, क्योंकि अभी जैसे मैं बताऊं कि किसी में आईडीएच वगैरह है, सो आईडीएच इज अदरवाइज कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क, या डीएनएमटी होता है वो एमडीएस में भी ये होता है। सो सिर्फ ये दो पॉइंट्स पे कभी नहीं होता है। सो हम लोग जब भी रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं तो बेसलाइन में व्हाइट ब्लड सेल काउंट कितना था, वो 50,000 से ऊपर है क्या, या 1 लाख से ऊपर है, या उसमें और कहीं कहीं पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, या प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है बिफोर यू लेबल। तो इफ यू कुड गेट ऑल द डिटेल्स देन इसे बताना काफी आसान रहता है, क्योंकि ये जो बताया ये मिक्स पिक्चर है जो भी यस शेयर सर। किया है। देयर सर्टन रिस्क फैक्टर्स आर गुड रिस्क, सर्टन आर हाई रिस्क, तो इसका मिक्स बैग होता है। तो जब ये ऐसा होता है तो देन व्हाट वी चेक एट इज एमआरडी, जहाँ पे हम लोग 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में हम लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि बीमारी का स्तर कितना बचा है, एंड देन वी टेक अ कॉल वेदर वेयर इट शुड बी क्लासिफाइड। यस सर। जी। अभी अ, डॉक्टर साहब ने वही बोला है हमें कि एमआरडी टेस्ट करने के लिए, और हाँ आगे ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोला है भाई, इसके तो लिए एमआरडी ठीक। टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका आईडीएच जी। वगैरह भी है ना, तो बेसिकली एमआरडी कितना है पहले, कितना क्या था, उसके हिसाब से होता है। प्लस कैरियोटाइपिंग ही होता है, क्योंकि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि आपकी क्रोमोसोम का बनावट कैसे है करके, और उसी के बाद में आप उसको तय कर सकते हैं। मतलब सिंगल एक रिपोर्ट के ऊपर में तय करना काफी मुश्किल होता है सूर्यवंशी ओके जी। सर। या ओके सर, थैंक यू सर। जी भावना जी, आपका सवाल। उसके बाद फिर हम अनिल जी का सवाल लेंगे और स्वप्निल जी को हाँ, पूछेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अभी मेरा साइक्लोस्पोरिन चल रहा है, तो हाँ। उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेशन है। तो हम्म। मुझे ऐसा हो रहा है कि जब से मैं साइक्लोस्पोरिन ले रही हूँ, मैंने नोटिस किया है कि मेरा कफ एंड कोल्ड 4-5 मंथ से कॉन्स्टेंटली मतलब चल ही रहा है मुझे। या तो साइक्लोस्पोरिन साइड इफेक्ट है क्या? सो वैसा नहीं है जी, कि कैसे होता है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है इसलिए आपको साइक्लोस्पोरिन चालू है, आपका ट्रांसप्लांट हाँ हुआ है। तो क्या हाँ होता है कि साइक्लोस्पोरिन क्यों देते हैं वो आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली क्या हाँ। होता है कि अपने बॉडी में जो हम लोग चाहते हैं कि ब्लड कैंसर की वजह से जो क्षति हुई है उसके लिए हम लोग एक हम्म नई सिस्टम बिठा दें। तो ये हम्म नई सिस्टम बिठाई हुई है। बट प्रॉब्लम क्या आता है, जो नई सिस्टम आती है उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं आता है, जो भी डोनर है उसकी इम्यूनिटी के सेल्स भी आ जाते हैं। हम्म के सेल्स आपके बॉडी को एज अ फॉरेन आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन उनको मार देता है या उनको कंट्रोल में रखता है जो सेल्स होते हैं आपके खिलाफ। अब दुविधा ये है, ये वही सेल्स है जो इम्यूनिटी भी अपनी देखते हैं। हम्म सो जैसे हम्म ट्रांसप्लांट में इसलिए फर्स्ट जो 1 से 1.5 साल होता है इसका रिस्क होता है। तो हम लोगों को कैसे होता है कि दो डेविल बैठे हैं, एक है ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज और दूसरा होता है कि इम्यूनिटी लो हो जाना। सो इसमें हम्म से आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है। बट अगर इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लग रहा है तो साइक्लोस्पोरिन का प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लोस्पोरिन पे कुछ खास ख्याल रखने चाहिए। एक तो साइक्लोस्पोरिन एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, मतलब उसके 1 घंटा आगे पीछे और कुछ भी नहीं खाना होता है। सेकेंड चीज है, अब जो लोग साइक्लोस्पोरिन है उन्होंने मुंह का खास ख्याल रखना है कि उनका जो गम्स होते हैं वो हाइपरट्रॉफी हम्म यानी बढ़ने लगते हैं, तो उन्होंने रेगुलरली गार्गलिंग करना है, सॉफ्ट हम्म टूथब्रश से ब्रश करना है। थर्ड है, हम्म ध्यान रखना पड़ता है कि आपको रेगुलरली ब्लड टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन किडनी पे असर करता है, तो क्रिएटिनिन के ऊपर भी ध्यान देना होता है। चौथी चीज होती है कि साइक्लोस्पोरिन पे पानी अच्छी तरह से पीना जरूरी होता है। अगर आपका पानी हम्म का इंटेक अगर कम हो तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यस, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेशन है, लेकिन हम लोग कहीं हम्म पे भी जो ऐसे दवा कोई भी चीज करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक चीज करना चाहते हो बट शायद उसका कोई रिपरकशन जरूर आएगा आपको। तो ये एक्सेप्टेबल होता है। हाँ, कहाँ पे साइक्लोस्पोरिन एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बहुत ही 1% से कम लोगों में साइक्लोस्पोरिन से में ब्रेन डैमेज दिखता है, बट वहां पे ओके। पेशेंट यूजुअली कन्वल्जन लेके या सीवियर हेडेक लेके प्रेजेंट होता है। या दूसरा होता है कि किडनी पे अगर बहुत ज्यादा असर हो रहा हो। बट हम्म अदरवाइज साइक्लोस्पोरिन, मतलब अगर मैं बात करूंगा अभी इस फील्ड में मैं करीबन 18 साल से ऊपर हूँ, इट इज हम्म वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल दवाई जो हम्म, पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे मैनेज करने में काफी कारागिर होती है। ओके। लेकिन उसमें भी साइक्लोस्पोरिन में नियोरॉल का, अभी हम लोग को तो रेकमेंड किया नियोरॉल का ही लेना है। तो आज ही मेरे से और एक पेशेंट डिस्कस कर रहे थे, हाँ, उनको है जाइडस का वो ले रहे हैं।
ऐसा कोई फर्क नहीं तो पड़ता है। सी देखो कैसे होता है ना कि अगर आप साइक्लोस्पोरिन लेवल ले रहे हैं तो आप भी जानते हो आपका लेवल चेक करते हैं, ब्लड लेवल, राइट? हाँ अगर हाँ ब्लड लेवल थेरेपेटिक रेंज में है तो कोई भी कंपनी का आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ब्लड में जब वो लेवल चेक करते हैं, जैसे पीरियोडिकली, वो लेवल हम्म थेरेपेटिक रेंज में है या नहीं। अगर वो लेवल थेरेपेटिक रेंज में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। थैंक यू बाबू जी। Rizwana, can you ask the question? You have so many questions to ask. Rizwana? यस। Yeah. अच्छा, Hello. हाँ रिजवाना हेलो। जी बोलिए। Yeah. यस Am वी I कैन। audible? यस यस। या Yeah. ओके फाइन। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन था कि अगर लाइक अभी हम लोग ने साइक्लोस्पोरिन का आरपीजी ब्रांड जो मेड इन इंडिया है वो लिया था, सो कैन वी स्विच साइक्लोस्पोरिन ब्रांड, लाइक अभी सो आरपीजी भाई की वही अगर बोला कि हमको आपको जाइडस ब्रांड पे सी करना ब्रांड का है। कंटेंट सेम ही होता है, प्लस और ओके। माइनस आपको देखना होता है कि साइक्लोस्पोरिन की थेरेपेटिक लेवल है या नहीं है। अगर साइक्लोस्पोरिन की थेरेपेटिक लेवल आपके ब्लड में है तो ब्रांड डजेंट मैटर एट ऑल। ओके। इसलिए तो सो सो जो वो हम लोग थेरेपेटिक। पीरियोडिकली चेक करते हैं तो ये होता है क्योंकि आपको बात करूँ कि इंडिया में वी डोंट कॉल जेनरिक्स। जेनरिक्स से बहुत ही वेग टर्म होती है, हम लोग इसे बायोसिमिलर कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकली दे आर सिमिलर और नॉट। तो ये सारी दवाइयाँ, सारे ब्रांड तभी लॉन्च करते हैं जब उन्होंने अपनी बायोसिमिलरिटी इंडिया में प्रूव की है, तब तक ये नहीं बेच सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को मैंने ब्रांड चेंज किया लेकिन उसका साइक्लोस्पोरिन का अगर मैं ब्लड लेवल चेक करता हूँ और अगर वो थेरेपेटिक रेंज में है, मतलब वो अलग अलग लोग अलग अलग फॉलो करते हैं, 175 से लेके 350 तक लोग देखते हैं कि अगर ब्लड में लेवल है तो इट इज वर्किंग। सो कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट ब्रांड स्पेसिफिक, वो सॉल्ट स्पेसिफिक होता है कि जो इसका साइक्लोसोलिन का सॉल्ट यूज करते हैं हम लोग। ओके। थैंक यू। एंड डॉक्टर साहब, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि लाइक आफ्टर बीएमटी मेरे हस्बैंड का काफी वेट लॉस हुआ है, और जो बीएमटी पेशेंट है उनको फूड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, दे हैव टू टेक वेल कुक्ड फूड, वो लोग कुछ भी यस रॉ नहीं ले सकते, और यस। उनका वेट लॉस हो रहा है, तो मेरे पास काफी ज्यादा लाइक लिमिटेशंस हैं उनको देने के लिए। तो व्हाट फूड आई कैन गिव, लाइक जो नहीं उनको नहीं, देखो ये जो होता कैल। है ना, इसलिए बताऊं कि इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है कि वो गट जीवीएचडी वगैरह हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर मतलब इंटेस्टाइन के खिलाफ अगर ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज हुआ था, उनको लूज मोशंस हो रहे थे कि नहीं, उनका प्रोटीन लॉस हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है बिफोर वी प्लान अ डाइट। एंड एलर्जीज भी काफी हो जाते हैं नए प्रोटीन्स के लिए। सो हम लोग हमेशा कहते हैं कि इसमें जो होता है न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में मिलके इसका एक प्लान बना होता है कि कैलोरिक इंटेक कितना, प्रोटीन इंटेक कितना, डाइटरी इंटेक कितना। उसमें फिर हम लोग कहते हैं कि एक बार प्लान लेके नहीं जाना है, हर हफ्ते हफ्ते अपडेट देना है न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में। एंड ये चीज बाबा टॉलरेट हो रही है, ये चीज नहीं टॉलरेट हो पा रही है, वेदर इज अ वेट गेन और नॉट। सो वी हैव टू सेट अ टारगेट। नहीं बहुत बार क्या हो जाता है, मैं देखता हूँ कि पेशेंट एक बार चार्ट लेके चले जाते हैं, दे कम आफ्टर से 3 मंथ्स, अरे ये काम नहीं कर रहा है। सो वी हैव टू टेक, यहाँ पे कैसे होता है जब स्पेशली ऐसा सिचुएशन होता है ट्रांसप्लांट, सो वी वुड लाइक टू एक्चुअली रिव्यू एवरी वीक पेशेंट्स को कि भैया इनका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट आर द फॉलिसीज, क्या लेक्यूने आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग पीरियोडिकली। बट इसमें जैसे है कि देर इज नो स्पेसिफिक डाइट। जो डाइट होते हैं कि उनको क्या रिएक्शंस होता है, क्या क्या टॉलरेट कर पाते हैं, नंबर वन। और उनको ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज कुछ हुआ था क्या इंटेस्टाइन में, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन नॉर्मली 6 महीने से 9 महीने तक रहता है ट्रांसप्लांट के बाद। जिनका एक्सटेंडेड पीरियड रहता है उससे ऊपर, उसको डेफिनेटली कुछ तो रिएक्शन हुआ था, ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज के थे। भले फिर वो स्किन के अगेंस्ट हो सकता है, मुंह में हो सकता है, आंखों में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, या अतड़ियों में हो सकता है। सो वी हैव टू पिन पॉइंट दैट एंड अकॉर्डिंगली फिर प्लान अप करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। एंड अभी मेरे रिसेंटली मेरे हस्बैंड को लाइक वो बीके वायरस एक्टिवेट हुआ है, या तो उसके लिए लाइक व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक, और नथिंग वो नथिंग। कितने टाइम तक। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही तो कि ये सारी चीजें होती है, इनहेरेंटली वायरसेस अपने बॉडी में एग्जिस्टिंग होते हैं। जैसे आप हर्पीस के लिए वैलासाइक्लोविर लेते हैं या साइक्लोविर लेते रहते हैं, या अलग अलग वायरसेस होते हैं। सो देर इज नथिंग। बीके वायरस को स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं लगती है। सिर्फ अगर उसकी वजह से उनके पेशाब में ब्लीडिंग हो रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो आईवीआईजी देते हैं। एज सच जैसे खाने पीने का प्रिकॉशंस और जो हवा पे प्रिकॉशंस वही है। ये सारे जो वायरसेस होते हैं वो दे आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो इनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है, स्पेशली बीके वायरस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अभी लास्ट क्वेश्चन है, आई मीन आई हैव आस्क्ड सो मेनी ऑलरेडी, लाइक ये जो एमआरडी करवाते हैं, आई मीन दिस इज डन एट व्हाट इंटरवल्स पोस्ट बीएमटी। सो बेसिकली कैसे एमआरडी का जो कंसेप्ट है वो अभी भी आया हुआ है। सो इट वाज नॉट देयर बिफोर। सो कभी कभी लोग क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू भी करते रहते हैं, देयर आर सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ट्रायल के पैरामीटर में, बट एवरेज जो एमआरडी करते हैं यहाँ पे दो तरीके से करते हैं। एक तो जैसे
VNTR करते हैं। अगर बेसिकली अगर डोनर और ये अगर सेम सेक्स हम लोग कहते हैं, अगर मेल को मेल डोनर है या फीमेल को फीमेल डोनर है, तो वी एनालाइज DNA कंटेंट ऑफ द डोनर वर्सेस ये। वो फर्स्ट वे होता है जिसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर वही मेल फीमेल हो तो हम लोग XY मिसमैच देखते हैं, मतलब मेल को फीमेल डोनर है या फीमेल को मेल डोनर है, तो हम लोग XY मिसमैच ब्लड सेल्स में है या नहीं है वो क्रॉस चेक करते हैं। जो MRD बची थी है, जो AML के लिए करते हैं हम लोग, अभी जो नए नए प्रोटोकॉल से एवरेज जो होता है पहले 2 साल में, हम लोग 3 3 महीने में करते हैं। 2 साल जब पूरे हो जाते हैं देन वी डू इट वंस इन 4 to 6 months में। ओके थैंक फाइन, यू सो डॉक्टर एवरी साहब, 3 मंथ्स थैंक यू। होती है। थैंक यू। और 3 months एवरेज होता ही है या। जी स्वप्निल जी, क्विकली बताइए अपना कंसर्न। हेलो। हाँ यस। सर, हेलो। जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हाँ, आ रही, या। बताइए। हाँ सर, मेरी जो सिस्टर है 25 ईयर फीमेल सर, 1 दिसंबर को एब्डोमिनल पेन चालू हुआ था लोअर। बाद में फिर 5 दिसंबर को उन्होंने यूएचजी किया, सजेस्टेड हम्म। ऑफ मेसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस, देन एडमिटेड इन कमांड हॉस्पिटल पुणे हम्म। सर, 6 दिसंबर। तो सर वहाँ हम्म। पे सीबीसी और डेली बेसिस पे रूटीन इन्वेस्टिगेशन हुए वहाँ पे। उनको 6 और 7 तारीख को बाइसेप्टोमी था परसिस्टेंट, तो उन्होंने बाद में बोन मैरो किया था 8 तारीख को। बोन हम्म। मैरो में ब्लास्ट सेल्स 60%, तो उन्होंने सर बाद में बोन मैरो के जो बाकी के वर्कअप है, जैसे मॉलिक्यूलर स्टडी, क्रियोटाइपिंग, बाकी स्टैटिस्टिकेशन स्कोर, वो सब वर्कअप हुआ। और सर 10 दिसंबर को उनको AML डायग्नोसिस करके डॉक्टर है जहाँ पे, जहाँ की जिनके अंडर ट्रीटमेंट चला था हम्म। हेमाटोलॉजिस्ट, AML है। तो उनको हम्म। सर 13 को फर्स्ट कीमो चालू किया था, लो इंटेंसिटी कीमो। हम्म। तो वो इंटेंसिटी कीमो उनका 23 को खत्म हुआ, 26 को डिस्चार्ज हुए। फिर हम्म। नेक्स्ट फॉलोअप डॉक्टर ने उनका अभी जनवरी में 7 को रखा था, तो वो 7 जनवरी को फॉलोअप लिया। डेली हम्म। जो सीबीसी क्रिएट और LFT RFT हम्म। बोला था उन्होंने, वो सब हम्म। वर्कअप करके फॉलोअप लिया हमने। तो उनको हम्म। बोला था कि इंटेंसिव कीमोथेरेपी चालू कर देंगे 9 जन को। अभी एडमिट हुए थे वो कमांड में फिर से। और हम्म। अभी सर हम्म। फिलहाल न्यूट्रोपेनिया है और फिब्राइल है पेशेंट। हम्म। जो पास्ट के 2 to 3 डेज है वो हम्म। पेशेंट ऑन एंड ऑफ फीवर है उनको। और मे भी डेंटल थोड़ा इशू क्रिएट हुआ है, क्योंकि डेंटल हम्म। स्वेलिंग्स आई है हम्म। लोअर मैंडिबल। हम्म। तो अभी सर इंटेंसिव कीमोथेरेपी के लिए उन्होंने फिलहाल विथहोल्ड रखा है उनके साइड से हम्म। डिसीजन। हम्म। हम्म। तो इस केसेस में सर आगे अपने को क्या करना चाहिए आइडियली तो आपके बेसिकली वही साइड है से? कि देखो ये भाई, तो KML में शुरुआती जो बीमारी कंट्रोल आने के लिए वी हैव टू डू इंटरप्ले ऑफ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। और मैंने बताया कि जैसे इंटेंसिव केमो भी होता है, इट इज वेरी इंटेंस। मतलब हाँ मेरे सारे जो कैंसर होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ट्रीटमेंट ये होती है, क्योंकि रिस्क टू लाइफ इज ऑलमोस्ट 15 से 20% होती है इसमें। तो ओके। इसीलिए हम लोग यूजुअली सजेस्ट नहीं करते हैं ऐसे। बट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मिला है और क्या अभी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर ये तय होता है। अगर उनका बीमारी कंप्लीटली कंट्रोल में है देन ओनली वी कैन से कि यस वी कैन गो अहेड एंड ये स्टार्ट। सो ये जब भी इंटेंसिव ट्रीटमेंट चालू करते हैं हम लोग, तो वी मेक इट श्योर दैट कि वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है। क्योंकि जब इंटेंसिव ट्रीटमेंट चालू करते हैं एवरेज स्टे 1 महीने के करीब होता है। उस पीरियड में ओके। इम्यूनिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो इन्फेक्शन कैन फ्लेयर अप। सो फिर अगर वो ओके। इन्फेक्शन जैसे मतलब WBCs इंप्रूव नहीं हो रहे या इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल हो रहा है, देन अगेन वी गिव सेकंड साइकिल ऑफ लो डोज केमोथेरेपी, या जैसे मैंने बताया था हाइपोनेटिक एजेंट अजासाइटिडिन वेनेटोक्लैक्स करके होता है, वैसे देते हाँ हैं। सर, एंड देन वी ट्राई टू फर्स्ट जो कंट्रोल साइकिल इट। दिया था। हाँ, वो फर्स्ट जो कंट्रोल होने साइकिल के बाद में ही फिर हम लोग चालू करते दिल्ली हैं। का ही दिया था उनको। ओके, क्या? फर्स्ट साइकिल उसी का दिया था। तो वही फर्स्ट बोला कि अगर वही, साइकिल जो तो सर भाई वही बोला कि उससे इम्प्रूव होना पड़ता है तो ही आप सेकंड साइकिल के लिए जा सकते हो। जब तक फर्स्ट साइकिल से आप इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाते, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होने की दो वजह होते हैं। पहली वजह होती है कि बाबा बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स आया और सेल्स मर गए, तो फिर हम लोग फिर क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट करते हैं, बोन मैरो करके ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट करते हैं। उसका काउंट इंप्रूव होने के बाद में फिर देन वी रीस्टार्ट। हाँ, पर वजह ये है कि नहीं भैया अभी बहुत ही बीमारी अभी भी बची हुई है जिसकी वजह से ये रिकवरी नहीं हुई थी, तो फिर हम लोग इंटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते, देन वी डोंट वेट। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर मिलन उनका जी, जो आपका AML सवाल पीछे जो पैनल था है, सर। स्वप्निल जी, डॉक्टर साहब हैज़ टू लीव, सो विल बी ओके। ओके। क्विक। मिलन जी, आपका सवाल ओके आई सर, थिंक वो नो इशू। कंसल्टिंग रिलेटेड है, आप अपने हेमाटोलॉजिस्ट को पूछ सकते हैं। अनिल जी का सवाल है कि हाउ लो काउंट्स कैन गो ड्यूरिंग कीमो साइकिल्स, काउंट्स बढ़ाने का कोई उपाय है सर? नहीं नहीं, जो इनिशियल होते हैं, देखिए कैसे होता है ना कि इनिशियल जो फर्स्ट साइकिल होती है उसमें हम लोग कोई उपाय नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि जो हम लोग अगर ग्रोथ फैक्टर देते हैं वो कैंसर को भी बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर सिर्फ इसलिए नहीं, तो इसलिए हम लोग यूजुअली फर्स्ट साइकिल्स जो होते हैं उसमें कोई विटामिन या कोई ग्रोथ फैक्टर देने की कोशिश नहीं करते कभी भी। सेकेंड साइकिल ऑनवर्ड जो होता है कि जैसे अगर बीमारी कंट्रोल में है एंड बोन मैरो क्लियरेंस है, तो जैसे केमोथेरेपी खत्म हो जाती है 5 से 7वें दिन के बाद में हम लोग ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट कर देते हैं। बट डिस्पाइट दिस ग्रोथ फैक्टर्स 20-30% लोगों का WBC या प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। बट अगर हाँ उसके वजह से एडमिशन लग रहे हैं या हॉस्पिटलाइजेशन लग रहे हैं तो वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज इट इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज समथिंग विच इज एंटिसिपेटेड, क्योंकि अपनी ट्रीटमेंट ब्लड के अगेंस्ट ही है। सो इनफैक्ट कभी कभी ब्लड लो काउंट नहीं लो होते तो वी आर वरीड कि अपनी दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी मंडे को। सो ग्रेटफुल टू यू। और थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। आई नो दैट बहुत सारे सवाल आपके एड्रेस शायद नहीं हो पाए हो, तो आप सपोर्ट ग्रुप में आप भेज सकते हैं, वी विल ट्राई एंड गेट देम सॉर्टेड। एंड कंचन जी, आई थिंक डॉक्टर साहब इज इन हरी। सर यू आर देयर, डॉक्टर आशय? ओके, आई थिंक well, we will take this question offhand and come back to you. We have Masira ji who has been waiting, for some time. She is a nutritionist because खाने को लेकर हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो now may I request her to please address us. Hello, good afternoon. Good Am I afternoon, Masira audible? ji. Yes, yes, you are audible. I hope everyone, हाँ मुझे लग रहा है सबके पास में बहुत questions है। तो first, हाँ let us first go to the basics। पहले हम एक बार basic check कर ले कि nutrition को खाने के लिए पीने के लिए क्या चीजें हैं जो exactly पहले आपको maintain करने का जरूरत है। Is it okay if I share my screen please? Yeah, sure, sure. Sorry if there's some We can see your screen. is it still visible? Yeah, it is visible. I think you are, But I if you are think, presenting from your हाँ, phone, so maybe you can put it on horizontal mode. It will be better, I yeah, guess. I'll do that work. Because I think now is it okay? Like at least the Yes, cells yes, yes, are yes, visible, right? yes, we can see. Okay. तो क्योंकि डॉक्टर आशा ने तो मेरा काम काफी आसान कर दिया है, उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे बेसिक ब्लड कैंसर में देर आर 2 to 3 टाइप्स, जिसको हम ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा में डिफरेंशिएट करते हैं। जिसमें हमारा अभी फिलहाल कंसर्न इज AML, जो हमारा अक्यूट माइलॉइड में है। मोर ओवर हम सबको पता है कि ये हमारे बोन के अंदर बनता है, तो इसलिए हमारा कोई भी खाना पीना डायरेक्टली जाके उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जो नॉर्मल ब्लड की सेल्स होती है वो 2 तरीके की होती है, जिसमें अभी माइलॉइड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा बेसिकली जो हमारा खून की सेल्स होती है वो प्लेटलेट्स और उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स के बनाने में काम आती है। तो ये चीजें आपकी पूरी बॉडी में घूमने वाली है। इसका मतलब है हर एक ऑर्गन उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका न्यूट्रिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिर्फ ब्लड का ध्यान देना। अभी सबसे पहला आपको कैसे पता चलेगा क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ये मालूम पड़ सकता है, तो जिसको हम बुलाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। उसके अंदर बेसिकली आता है वीकनेस है कि हमको कमजोरी है या थकान है, छोटा काम करने के बाद में बहुत ऐसा लग रहा है कि बैठ जाना चाहिए, वो हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी छोटे से इन्फेक्शन की वजह से सर्दी खांसी बुखार आना, बहुत वीक फील करना, या हमारे जो स्किन का कलर है वो पेल हो जाना, नॉर्मल जैसी ब्राइट स्किन होती है वैसा नहीं, थोड़ी ऐसी दबी दबी सी दिखना, या छोटे छोटे से जख्म लगने पर ज्यादा खून निकल कर आना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना कोई रीजन के वेट लूज होना। हमने नहीं कोशिश किया है बट वेट लूज हो रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
देन उसके बाद में आपको डॉक्टर अशय ने बताया है कि उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, केमोथेरेपीज है, ये सारी चीज़ों। अब जब कोई चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो बेसिकली सी बात है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे को मिलता ही है, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे ही। अब ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या बेसिक कॉम्प्लिकेशंस है जो पेशेंट्स को फॉलो आते ही हैं, उसमें से सबसे पहला आता है इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो पहले भी होते हैं, वो बाद में भी होंगे, वो उसके बीच में भी होंगे। इसलिए इन्फेक्शन हमारा सबसे इजी चीज़ है जो होती है, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके अलावा है खून का बहुत कम हो जाना, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, जिसमें हम हेमोग्लोबिन को देखते हैं, उसके हिसाब से हम ये लगाते हैं अंदाजा कि पेशेंट का खून कितना कम है कितना ज्यादा है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग बहुत इजीली हो जाना, कोई भी छोटा सा घाव लगा है, कहीं पर कुछ हुआ है, उससे काफी हद तक खून निकल कर आना। उसके अलावा थकान है, कमजोरी है, हमारे हाथों पैरों में ऐसा नमी आ जाना, या सूज ऐसा जैसे नहीं थोड़ा सा सूज सुन हो जाना, ये सब चीजें रहती है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, जिसमें बहुत डिफिकल्टी फेस होती है, वो होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज। बेसिकली हमारे खाने को मुंह से चबाने से लेकर उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाने तक में जो भी प्रोसेस होता है, वो सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में होता है। अब इसके अंदर नॉर्मल खाली जैसे जलन होना, एसिडिटी होना, बहुत उल्टी जैसा लगना खाने को देखकर उसकी स्मेल से, या मुंह में छाले आ जाना, ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं। एंड ये पूरा ओवरऑल टाइम पर होते ही है। तो अब इस सब में आपका न्यूट्रिशन आपको कैसे मदद करेगा, उसके लिए सबसे एक जनरल चीज है जो हर किसी को, आपका पेशेंट नॉर्मल हो, उसको डायबिटीज हो, शुगर हो, या प्रेशर हो, कोई दूसरी दिक्कत भी हो, तो ये सारे पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक चीज फॉलो करने की बहुत जरूरत होती है। जैसे सबसे पहली चीज हमारी ये है कि हमारा खाना जो रहेगा वो पूरे दिन में बटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खा रहे हैं, तो इसको हमें बीच बीच में छोटी छोटी चीजों से भरना पड़ता है। एक टाइम पर कम खाना इज ओके, लेकिन एक बार पूरे दिन भूखे रह रह के खाना वो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। उसके बाद में आता है एक बैलेंस्ड डाइट खाना। अब बैलेंस्ड डाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम बुलाते हैं प्रोटीन्स का होना, कार्बोहाइड्रेट्स का होना, फैट्स का होना, फाइबर है, पानी है, ये सारी चीजों को मिलाकर हम एक बैलेंस्ड डाइट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट की हर मील के अंदर वो चीज का रहना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है पानी पीना। जरूरी नहीं है कि हमेशा खाना खाने के वक्त लेकर बैठना, हमारे खाने के बीच बीच में भी पानी की जरूरत उतनी ही पड़ती है, इसलिए पूरे दिन में पानी का पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे केमोथेरेपी के ड्रग्स है, उसके जो भी मेडिसिन है, ये सब लेने के बाद में बॉडी के अंदर बहुत सारी हीट पैदा होती है, सारे केमिकल्स है वो स्टोर होने लगते हैं, इसलिए हमारे ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए हमें पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में आता है जैसे कि हमारा मेन चीज है इन्फेक्शंस। तो बाहर का खाना है, जो चीज अच्छे से हैंडल नहीं हुई है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो किस वक्त कैसे कैसे किसने किसके हाथ में लगी है, तो उन चीजों से दूर रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है कि हमारा दिन जो है वो जल्दी शुरू करके रात की तरफ अपने बॉडी को अच्छा आराम देना इज एज इम्पोर्टेंट एज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और उसके बाद में आता है फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आपको डॉक्टर ने बताया था कि पूरे दिन में अपने आप को एक्टिव रखना, जरूरी नहीं है कि आपको मीलों चलना है। आप 10-15 मिनट से चालू करें, बैठे बैठे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप छोटा मोटा योगा कर रहे हैं, इवन दैट इज ओके, लेकिन वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा मेन थिंग है कि केमोथेरेपी में जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं उसको कैसे डील कर सकते हैं। वो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शंस, अब उसके अंदर होता है एक न्यूट्रोपेनिक डाइट फॉलो करना। न्यूट्रोपेनिक डाइट का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कच्ची हो, बहुत टाइम से खुली रखी हो, या बहुत लोगों के हाथों से लग कर आई है, ऐसी सारी चीजों को अवॉइड करना, बाकी एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने से मतलब है कि वो चीज आपके ट्रीटमेंट से शुरू होने से लेकर ट्रीटमेंट के खत्म होने तक एंड लाइफ लॉन्ग, जब तक आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तब तक के लिए ये चीज फॉलो होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली लोगों का क्वेरी रहता है कि फल को हम कैसे गर्म करके खा सकते हैं, फल को कैसे ले सकते हैं, तो बंद करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि मोटे छिलके यानी थिक स्किन के फ्रूट्स का खाना। जो भी छिलका पतला होता है, जैसे कि चीकू हो गया,
पेरू हो गया, ये सारी चीज़ों के छिलके बहुत पतले होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम कुछ वक्त के लिए अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने से मतलब है कि एक वक्त बाद जब हमारे सारे वैल्यूज अच्छे हो जाते हैं हम उसको वापस से डाइट में ला सकते हैं, बट विद इन ट्रीटमेंट हमको वो चीज़ों को थोड़ा सा रोक के रखना है। उसके अलावा मोटे छिलके वाले फल हो गए, जैसे कि केला है, अनार है और संतरा मौसम्बी है, ये सारी चीज़ों का हमारे खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसके बाद में कोई भी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से खुली रखी है, बहुत टाइम से फ्रिज में रखी है, तो उसको लेने से बेटर है जितना हो सकता है फ्रेश खाना, जो सीजन में जैसा अवेलेबल है उसका खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है कि भूख कम लगना, या जैसा हम पहले खाते थे वैसा नहीं खा पाना, तो उसके लिए भूखा रहना हमारा कोई भी तरीके से सोल्यूशन नहीं है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जैसे बताया कि छोटी मील्स खाना और पूरे दिन में बांट के खाना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में एक आता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, जिसका मतलब ये होता है कि अलग अलग चीजों को खाने से बेहतर है हम उन चीजों को मिलाकर एक स्पेसिफिक, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम नॉर्मल सी खिचड़ी भी खा रहे हैं तो उस खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल देना, थोड़ा सा घी का तड़का लगा देना, साथ में एक दही का कटोरा रख लेना, तो इससे वो न्यूट्रिएंट डेंस हो जाता है। तो एक साथ में दाल चावल रोटी सब्जी खाने से वो चार अलग चीज खाने से बेहतर होगा कि आप उसको एक ही कटोरे में सारी चीजों को डालकर वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है म्यूकोसाइटिस, जिसको हम कहते हैं मुंह में छाले आ जाना, एक हो एक से ज्यादा हो। उसके लिए हमारा मेन खाने के अंदर एक तरीका हम ये यूज कर सकते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं कोशिश करें कि वो नरम हो, ज्यादा कड़क के आपको कहीं पर लगे नहीं। उसके अलावा बहुत गर्म या एकदम ठंडा खाने की जरूरत नहीं है, हल्का गर्म कि उससे इशू ना हो, वो आपको इरिटेट ना करे वो। उसके अलावा खाने को जितना हो सकता है फीका रखना, जो मसाले जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स वाले मसाले होते हैं जैसे कि प्याज हो गया या लहसुन अदरक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीजों को साइड में रखना। उसके बाद में आता है नोजिया वॉमिटिंग, जैसे कि केमोथेरेपी के दौरान बहुत कॉमनली लोगों को खाने की स्मेल से खाने को देखते साथ ही उल्टी होने का एहसास होता है, लेकिन उल्टी होती नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे खाने को छोटा रखने के अलावा जितना हो सकता है तला हुआ तेल का कम इस्तेमाल करके सिंपल खाने की तरफ जाए। उसके अलावा जितना लिक्विड ज्यादा ले सकते हैं उतना लिक्विड का कंजम्पशन बढ़ाए, जैसे कि अगर हम छाछ ले सकते हैं, हम नींबू पानी बना के पी सकते हैं, अगर हम फ्रेश में कोकोनट वाटर या कुछ पी रहे हैं तो जितना फ्रेश हो सकता है, जितना अच्छे से हम उसको प्रिजर्व करके ले सकते हैं, उन चीजों का इस्तेमाल। और आता है सूखा खाना खाना, कि बहुत गीला गीला खाना खाने से भी कभी कभी नौशिया है, वॉमिटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, तो उसकी जगह जैसे हम रोटी को थोड़ा भाकरी की तरह बना के उसको सिर्फ एक नॉर्मल सब्जी के साथ में खा रहे हैं, ये ऐसा सिंपल स्मॉल मील्स खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है डायरिया। उसके अंदर डायरिया मतलब पतले पैखाने होना, पतला मोशंस होना, तो ये कभी कभी हमारे केमोथेरेपी की वजह से भी होता है, कभी ऐसा होता है कि शायद हमने खाने में कुछ गलत आ गया हो उस वजह से भी हो सकता है, या खाने के अंदर बहुत हाई फाइबर की तरफ हम चले गए हैं तो भी ये चीज होती है। तो इसके लिए हम लोग यूजुअली एक ब्रेड डाइट रिकमेंड करते हैं। अब ब्रेड डाइट का मतलब होता है कि थोड़ा ब्रेड खा लिया, कभी थोड़ा राइस खा लिया, या ऐसी कोई हल्की चीज जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे को तो कम से कम फाइबर मिले, इसलिए हम उसको लो फाइबर डाइट बोलते हैं। उसके अंदर भी फल ये सब ले सकते हैं, लेकिन कुछ फल होते हैं जो बहुत हाई इन फाइबर होते हैं, तो उनको अवॉइड करके लो फाइबर। तो ये सारी चीजों के लिए आपको एक इंडिविजुअलाइज, जैसे जैसे आपके सिम्टम्स है उस तरीके से आपको प्लान बन के मिलता है, उस हिसाब से आपको गाइडेंस होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप रिपोर्ट करें तो उसके लिए आप अपने डाइटिशियन से आके पर्सनली मिल ले तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में आता है कॉन्स्टिपेशन, कि पैखाना दो दो तीन तीन दिन नहीं होना, बराबर पेट साफ नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बहुत टाइट होना। तो अगेन इसके लिए हम जो डायरिया में डाइट फॉलो करते हैं एकदम उसके उल्टे डाइट की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई फाइबर डाइट। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारा सब्जियों का इस्तेमाल हो गया, या रोटी है दही है, ये सब चीजों का इस्तेमाल करना। फिर लो कैफीन का मतलब होता है जैसे अगर किसी इंसान को चाय कॉफी पीने की आदत है तो बंद नहीं करना है, लेकिन कम से कम जितना हो सकता है उतना उसको कम करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर होती है एक हाइड्रेशन, कि हमको पानी बहुत अच्छा पीना है, और एक फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप काफी वक्त से बेड पर हैं, आपने अपने बॉडी को थोड़ा सा भी चलना फिरना नहीं कराया है, तो भी कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। और खाने को कोई भी हालत में हमें गायब नहीं करना है, हर 2 घंटे 3 घंटे पे जैसा आपको कहा गया है वैसे उसको फॉलो करना है। तो ये सारे अगर कोई भी सिम्टम है जो आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट के विद इन या आफ्टर ट्रीटमेंट अगर आप हैं, तो आप प्लीज आके अपने डाइटिशियन से अपने डॉक्टर से एक बार मिले, तो वो आपको इंडिविजुअलाइज एक एक करके बता सकते हैं। अब
फूड्स जो हमारे कैंसर को इम्प्रूव तो नहीं करेंगे, बेसिकली इट इज के वो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा डाइट मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था, एक बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करना। अभी उसके अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रोटीन रिच फूड का। अभी कोई भी केमोथेरेपी में, कोई भी ट्रीटमेंट में, कोई भी खाना आपका हमेशा भर के लिए बंद नहीं रहता है। आपके रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी खाने को कितने वक्त तक, कितने टाइम तक देना है। तो ये एक इंडिविजुअलाइज चीज है, ये हर चीज हर किसी के लिए सेम नहीं होता है। देयर इज नो वन रूल फॉर ऑल। तो इसके लिए हम जैसा जैसा हमारा डाइट है हमको वैसे ही फॉलो करना है। इट इज जस्ट कि जरूरी नहीं है किसी ने आपको बोला है कि नहीं नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको ज्यादा प्रोटीन मिलता है तो सिर्फ वही खाना है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका कंजम्पशन अच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमारा जो खाना है उसके थ्रू भी हम ये सारी चीजों को ला सकते हैं यूज में। जैसे प्रोटीन के अंदर अभी हमारा नॉर्मल क्या क्या सोर्सेज आता है, दूध हो गया, दूध से बनी हुई सारी चीजें होती है वो प्रोटीन रिच है। फिर हमारी दाल हो गए, हमारे अक्खी वाली जो दालें होती है, राजमा है, छोले है, अंडा है, चिकन है, फिश है, ये सारी चीजें हमारी बेसिक प्रोटीन सोर्सेज है जो हमको इजीली खाने के थ्रू मिल जाती है। उसके बाद में आता है खाने में अच्छे फैट्स का होना। फैट्स में भी हमारी दो तरीके की चीज होती है। एक होता है जो बुरा होता है बॉडी के लिए, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये सब बढ़ाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अच्छे फैट्स को देती है। जैसे कि हमारे नट्स हो गए, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट है, बादाम है, कुछ सीड्स है, ये सारी चीजें। उसके अलावा तेल का इस्तेमाल भी मना नहीं होता है, लेकिन जरूर वो चीज को हमको देखना पड़ता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से हम वो चीज को मॉनिटर करते हैं। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा बेसिक अनाज होता है। तो इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नॉर्मली आपका राइस, दाल, चपाती, आप जो इतने वक्त से खाते आए हैं आप बिल्कुल वो चीजें खा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने खाने में अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन एंड मिनरल्स आता है, जो बेसिकली हमको हमारे डाइट के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उन सब से मिलता है। तो इसके लिए हमारे खाने के अंदर हमारा अनाज का होना, दालों का होना, प्रोटीन का सोर्स का होना, दूध है, दही है, फैट्स का होना, सब चीज का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खाने पीने में लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि नहीं ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो उसके अंदर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि बस्टिंग। अभी यहाँ पर जो हम आपस में बात करते हैं और हम आपस में बात करने के बाद में वो चीज को फॉलो करने लगते हैं तो वो गलत होता है। इसके लिए आपको कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन है या कोई ऐसा है जिसमें आपको गाइड कर सके आपको उनसे बातें करना है। अभी सबसे पहला हमारा पार्ट है कि नो पर्टिकुलर फूड कॉजेज कैंसर टू ग्रो फास्टर, स्लो डाउन और स्प्रेड। मतलब कोई भी खाना ऐसा नहीं है जिससे आपका कैंसर बढ़ सकता है, घट सकता है या उसका फैलना बंद हो सकता है। ऐसा कोई खाने का उसमें काम नहीं, बिकॉज आपको डॉक्टर ने बताया कि कैंसर क्योंकि ब्लड का है वो आपके सारे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह पर ही वो रहने वाला है। तो इसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको बढ़ाएगी, घटाएगी या उसकी धीमी कम ज्यादा कर सकती है। उसके बाद में आता है कि देर इज नो मिरेकल और सुपर फूड। ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो आपके प्लेटलेट्स को, आपके हेमोग्लोबिन को पूरी तरीके से बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि उसका रोल नहीं रहता है। हाँ, कुछ खाने ऐसे हैं जो उसमें हेल्प कर सकते हैं या कोई इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक खाना आपकी प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन को, डब्ल्यूबीसीज को नहीं बढ़ा सकता है। उसके बाद में आता है शुगर है, दूध है, दही है या चिकन फिश है, ये सबको पूरी तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हटा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है, उसको शुगर्स का दिक्कत है या उसको प्रेशर का दिक्कत है, तो ये टेलर्ड डाइट होता है। इन सारे लोगों को एक कस्टमाइज्ड डाइट देना पड़ता है। अगर कोई किडनी का दिक्कत है तो जरूर ये सारी चीजों को कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर इंसान को इनको पूरी तरीके से अपने डाइट में से हटाने की जरूरत नहीं है। उसके पास में आता है कि पेशेंट्स को खाली मिनरल वाटर है या जो अल्कलाइन वाटर हम बेसिकली बोलते हैं कि सिर्फ ये ही पीना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास में सुविधा है कि आप घर के अंदर अपना आरओ या फिल्टर यूज कर सकते हैं, प्लीज अपनी बॉटल्स आप उनसे भर के रखिए। और इनकेस अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल गैस पे उबला हुआ ठंडा करके आप अपनी बॉटल्स में फिल कर सकते हैं। हाँ, बस आपको हाइजीन का ध्यान देना है कि आपकी बॉटल्स क्लीन होनी चाहिए, वो बाहर किसी के हाथ पैर मुंह पे नहीं लगनी चाहिए। जो पेशेंट है वो स्पेसिफिकली अपनी बॉटल से ही पानी कंज्यूम करे तो बेटर है। अब फाइनल टिप्स के जितना भी मैंने आपको बताया है सिर्फ उसको मैं आपको समराइज कर सकती हूँ कि कोई भी छोटा डाउट हो तो सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। आप अपना अगर कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है, कुछ है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से बात करें। कुछ भी खाने पीने से रिलेटेड है तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपनी डाइटिशियन से उस बारे में बात करें। कोई भी तरीके का डिस्कशन है या एडवाइस देना, यहाँ पर कोई भी दो पेशेंट का बॉडी सेम नहीं है, किसी दो की बीमारी सेम नहीं है, इसलिए आपस में एक दूसरे को गाइडेंस, हाँ आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने ये तकलीफ हुआ था तो आपको
ये मिला है, बट स्टिल वो सब के बाद भी आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में आता है कि प्लीज दूसरों से मिले जुले, उनसे अपने बारे में बात करें, जैसे कि आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट ग्रुप्स का ऑप्शन है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आप उसमें से और चीजें सीख सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट है वो प्रोफेशनल वे में क्लियर हो सकते हैं। अपने आप को अपने कैंसर के बारे में, अपने टेस्ट के बारे में, अपने ट्रीटमेंट्स के बारे में और बताइए, जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप कौन से वक्त क्या चीज ले रहे हैं। हर चीज मालूम होनी चाहिए आपको। उसके अब ये सारी चीज आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपका डाइट के रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, आप अपने डॉक्टर से या जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप जाके उनसे उस बारे में बात करेंगे। अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है। छोटी से छोटी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग की हो गई, हाँ इसके लिए आपको डॉक्टर का अप्रूवल लेने की जरूरत है, उसको आपको मालूम करना चाहिए कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है। वरना छोटा वॉकिंग करने से, घर पे बैठ के योगा करने से, कोई भी ज्यादा वक्त तक अगर आप नहीं भी करना चाहें तो भी आप छोटी छोटी चीजों से ये चीजों को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अपने आप की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, अपनी स्पेस को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ खाना अच्छा होना चाहिए, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, अपने मुंह को बराबर साफ रखना, बराबर खाने पीने से पहले कुल्ला करना, गरारे करना, अपना ब्रश बराबर करना, फिर जो जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह को साफ रखना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे है ना कहना कि वो भी अपने आप को साफ रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो खाना है वो भी एक तरीके का मेडिसिन ही है। हो सकता है कि वो साइंटिफिक नहीं है, वो नहीं और कोई तरीके से नहीं है, या आपको हर चीज उसकी नहीं समझ में आती है, बट उसको हमने मेडिसिन का रूप इसके लिए दिया है क्योंकि जिस तरीके से हम हमारी मेडिसिन को टाइम पर लेते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसी तरह आपके खाने के बारे में भी होना चाहिए कि आप उसको टाइम पर लीजिए। आप जो भी आपका प्रोफेशनल है, आपके जो भी स्पेसिफिक डाइटिशियन है जिससे आप मिलते आए हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे पूछिए और उस बारे में फिर डिसाइड कीजिए। कोई भी खाने से रिलेटेड चीजें ऐसी नहीं है जो आपको पूरा फायदा देगी या पूरा नुकसान देगी, तो हर चीज को मॉडरेशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी मसीरा जी, बहुत सारे सवाल जो हैं वो चैट बॉक्स में हैं। आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन रीड, या मैं आपके लिए पढ़ दूं अगर आपकी So स्क्रीन just पे। a minute, I will just stop my screen sharing and then we can continue. श्योर। Hmm. Okay, fine. I'll just check the chat box because बहुत जी सारे हैं तो it हाँ may be हाँ a bit difficult. हाँ। जितना शॉर्ट Okay. में भी अगर आंसर दे देंगे आप, इफ यू कैन Books. स्पेयर और 5 मिनट्स मोर। तो सबसे पहला अनिल चौहान जी, हेलो हाय अनिल जी, आपका क्वेश्चन है कि हम ईट शुगर्स खा सकते हैं। अभी शुगर में अगर आप नॉर्मली घर के, अगर आपका पेशेंट या आप जो भी डायबिटिक नहीं है, उसको कोई दूसरा बीमारी नहीं है, उनके रिपोर्ट्स अच्छे हैं, तो बिल्कुल उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से आपके रिपोर्ट्स चल रहे हैं। तो ये जो ऐसा है कि इन जनरल मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये आपका एक पर्सनल अप्रोच रहेगा। तो जो भी आपकी डाइटिशियन या कुछ है, आप उनसे बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन मना नहीं होता है। कुछ वक्त के लिए आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली अवॉइड करने का जरूरत नहीं है। अ, अ, उसके बाद में है, शुगर एग्रीवेट्स द कैंसर सेल, इज इट अ मिथ ऑफ फैक्ट, शुड द व्हीट फ्लावर एनिमल प्रोटीन टू बी अवॉइडेड और नॉट। तो मैंने अगर आपको बताया कि हमारा जो भी खाना हम खाते हैं उसका बेसिक एंड प्रोडक्ट शुगर ही होता है। अगर आप बाजरा या ज्वार कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी अगर खा रहे हैं तो भी उसका एंड प्रोडक्ट आपको शुगर ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। हाँ, आप थोड़ा तरीका मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको कम मॉडरेशन में ले सकते हैं, आप उसको टाइम पर, एक एक टाइम पर ले सकते हैं, लेकिन उसको कंप्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात व्हीट फ्लावर, वो हमारा नॉर्मल स्टेपल डाइट है, हम उसके बिना हमारा खाना नहीं चला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी अवॉइड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ वक्त के लिए आप उसको रोक सकते हैं, वरना ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन अक्षय जी, आपका सवाल है, कच्ची हल्दी कुकड एज सब्जी, इज इट गुड फॉर एमएल पेशेंट्स। और हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है अगर उसको आप कच्चा नहीं ले रहे हैं तो। और लोगों को आदत होती है सुबह में खाली पेट हल्दी का पानी पीने की, तो हल्दी का इस्तेमाल हम बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज उसमें एक तरीके का जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रहता है, वो बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है। बट अगेन आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी वजह से आपके पेशेंट को कोई दूसरी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एंड खाने के साथ में तो आप बिल्कुल उसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वाया टेट्रा पैक जूसेस अलाउड टू कंज्यूम आफ्टर बीएमटी। सबसे पहला रीजन टेट्रा पैक जूसेस का यूज करने का, भावना जी, ये होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली सील्ड पैक्ड होते हैं, उनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वो बहुत टाइम तक ओपन नहीं रखे रहते।
फ्रेश फ्रूट जूसेस का इम्पोर्टेंट मेन इसके लिए अवॉइड करना होता है, बिकॉज यहाँ पर हर किसी के पास में सुविधा नहीं होती है कि वो घर में बैठ के फ्रूट को ला ला के बना कर दे। मोर ओवर फ्रूट जूसेस सिर्फ उन कंडीशंस में अलाउड रहता है कि जब उनको जरूरत हो, जैसे पेशेंट को अगर डायरिया है या उनको एंटी डायरियल डाइट पे डाला गया है, या पेशेंट बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है तो लिक्विड्स डाइट पे है। वरना यूजुअली डाइटिशियन वुड नॉट रिकमेंड कि आप होममेड जूसेस या फ्रूट जूसेस को डेली बेसिस पर लो। कभी वंस इन अ ब्लू मून उसका कंजम्पशन बुरा नहीं है। सूप्स घर पे बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको हाइड्रेशन के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। रॉ आंवला अगेन, बिकॉज मैंने बोला कि एक न्यूट्रोपेनिक डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंवला को स्टीम करके ले सकते हैं, आप उसको बॉईल करके ले सकते हैं, बट अगर आपका पेशेंट टॉलरेट करता है तो रॉ लेने की जरूरत नहीं है। देन भावना जी, विंटर फूड लाइक डेट्स, सेसमे, चिली, गोंद लड्डू एक्सेट्रा कैन वी ईट? और ये आपकी बीएमटी के रिपोर्ट्स एक बार अगर मिलती है उसके हिसाब से आपको गाइड किया जा सकता है। अगेन डेट्स है, सेसमे सीड्स, डेट्स बिकॉज वो पतले छिलके वाले फलों में आता है, तो हम उसको स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट नहीं रिकमेंड करते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आपकी रिपोर्ट सब अच्छी जा रही है, आपको कोई सेकेंडरी कोमोबिडिटी नहीं है, तो बिल्कुल है ना, ये सारी चीज़ों को आप उस वक्त में कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बार अगर आप अपने डाइटिशियन या किसी से मिल लें तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे। और डेफिनेटली आई वुड जस्ट पास इट टू एनीवन जिसके पास, टू एनीवन हु हैज, और फिर आपको वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। और शाल वी स्टॉप कंज्यूमिंग कर्ड इफ वी हैव कफ एंड कोल्ड? और दही का तासीर ठंडा होता है, जो हम बेसिकली कहते हैं, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वो कफ कर सकता है। बट आइडियली हर इंसान को उस चीज से दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपके पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत कंटिन्यूस खांसी है, ऐसा कुछ है कि वो बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट कर सकता है, तो आप कुछ वक्त के लिए उसको रोक सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद में उसको वापस से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खाना जो बंद है, प्लीज उसको कुछ वक्त बाद में रीइंट्रोड्यूस करने की आदत डालिए, हमेशा के लिए उन चीजों को बंद रखने की जरूरत नहीं है। फिर रिजवाना जी का क्वेश्चन है कि थिक स्किन फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ पोस्ट बीएमटी और शुड बी बॉइल्ड प्रायर टू कंजम्पशन? अगेन, थिक स्किन फ्रूट्स आर द बेस्ट चॉइस फॉर योर इनटेक। आप उनको प्लीज स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट में वो चीज़ आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। और रही बात, हर फ्रूट को आप बॉयल नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ रेसिपीज होती हैं जिसमें आप एप्पल को, पेयर को बॉयल करके ले सकते हैं एंड उनका टेस्ट अच्छा आता है। बट एवरी फ्रूट के साथ में वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो जितना हो सकता है प्लीज आप सीजनल फ्रूट्स के साथ में थिक स्किन फ्रूट्स पे स्टिक करें। एंड अगेन, एक बार आपका जब सारा मेडिसिन जैसा फाइनल हो जाता है, उसके बाद में एक आध बार आप अपने डाइटिशियन से मिल लें तो वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू अक्षय जी। इट्स आई थिंक दिस वाज द लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। Thank you so much, Masira ji, and Dr. Ashif. I'm sure he is left for the OPD. Thank you so much. We नॉट are अ so प्रॉब्लम। grateful on behalf of our community, and we look forward to continue, interacting. And we would need your support. And in case you are available for some other time, and you think that there is something else that can be addressed, that needs, people's attention, we will be more than happy to work together. Thank you so much. Yes, yes, Thank you, definitely. I'm everyone. just Ji, message and call away. If there's anything, please let me know. All right. sure. It was great to be a part of the session. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, everyone, for being on time and being the part of this amazing group. You make it amazing. Thank you so much.